गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे प्रैक्टिस पेपर 3 प्रिपेयर्ड बाय डाइट मताना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड क्लास 10+2। इससे पहले ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इससे पहले हमने कुछ पेपर सोल्व किए थे बच्चों, और वो जो पेपर थे वो प्रैक्टिस पेपर 1 एंड 2 भी हमने सोल्व किया है और 4 भी सोल्व किया है। प्रैक्टिस पेपर जो 4 था उसके दोनों मीडियम थे, इंग्लिश एंड हिंदी। प्रैक्टिस पेपर 1 एंड 2 था वो हिंदी मीडियम में थे, और ये प्रैक्टिस पेपर 3 है, ये इंग्लिश मीडियम में है। प्यारे बच्चों, इस पेपर की खासियत ये है, ये इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन साथ साथ हम इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बच्चों, आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच इज़ इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कमोडिटी। तो डी ऑप्शन हमारा राइट है बच्चों, क्योंकि नेशनल इनकम और इंटरनेशनल ट्रेड एंड जनरल प्राइस लेवल ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जो निम्न हैं उनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो अध्ययन है वो कौन सा है? तो एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग जिसको हम बोलते हैं, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, और ट्रेड साइकिल व्यापार चक्र, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में आते हैं। ये सब क्या है कि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट बचता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उपभोक्ता का जो संतुलन है, वो हम वैश्विक अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स की स्टडी है, और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इज आल्सो एन इंडिविजुअल। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इम्प्लाइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है आर्थिक समस्या। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इम्प्लाइज का अर्थ है आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की समस्या नहीं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या ये भी नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, काले धन की समस्या ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस इन प्रेजेंट ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, कि देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेज यानी कि चुनाव की समस्या, हमें चॉइस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्सिटी है, उनकी दुर्लभता है। जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो दुर्लभ हैं और वो लिमिटेड हैं, इसलिए हमें उन्हीं में से चॉइस करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अटेनेबल कम्बिनेशंस लाइज द बजट लाइन। अटेनेबल कम्बिनेशन लाइज दी बजट लाइन। तो देखो बच्चों, जो अटेनेबल कम्बिनेशंस का मतलब है कि जो भी कम्बिनेशन है जो हमें प्राप्त हो सकते हैं वो कौन से होते हैं, वो बजट लाइन के किधर होते हैं। तो देखो बच्चों, ये है बजट लाइन। इस बजट लाइन के ऊपर जो भी कम्बिनेशन है वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं, वो अटेनेबल होते हैं। और इसके अंदर कोई भी कम्बिनेशन है, पूरे जो इसके अंदर हैं वो सभी कम्बिनेशन को भी हम वो जो अटेनेबल होते हैं, प्राप्य संयोग होते हैं। लेकिन इसके आउटसाइड, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर एफ पॉइंट है, ये बाहर है, बजट लाइन के बाहर है, ये नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन है। तो हमने क्या देखना है, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, इनसाइड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आउटसाइड वाला रोंग है, आउटसाइड नहीं होगा। अपर साइड, ऊपर की तरफ, ये भी रोंग है क्योंकि ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। एंड बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है। तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन है इनसाइड, ए ऑप्शन इज राइट। इनसाइड यानी कि अंदर, इस बजट रेखा के अंदर कोई भी संयोग है वो सब प्राप्य है, वो सब अटेनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू। आई सी मीन्स होता है इंडिफरेंस कर्व। बच्चों इसका डायग्राम बनाकर हम दिखाएंगे, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और ये इंडिफरेंस कर्व है, और ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इसके कॉन्वेक्स है। क्या कारण है?
ड्यू टू, किस लिए है कॉन्वेक्स, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये नो, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू, ये गलत है, और नन ऑफ दिस ये भी रोंग है। बच्चों ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस का क्या मतलब है, ये हम आपको क्लियर करेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। देखो बच्चों, जब ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये टू गुड्स के बारे में बताएगा। ये क्या बताएगा कि यहाँ पर टू गुड्स है, एक एक्स वस्तु है, एक वाई वस्तु है। दो वस्तुओं के सभी कम्बिनेशंस को दिखाता है जिस पर जो कंज्यूमर है उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो अगर एक कंज्यूमर वाई की बजाय वो एक्स वस्तु की ज़्यादा मात्रा लेना चाहता है तो उसको पहले वाई की ज़्यादा मात्रा का त्याग करना पड़ेगा और फिर एक्स की एक एक्स्ट्रा इनकम इकाई लेगा। इसके बाद उसको कम त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद और कम त्याग करना पड़ेगा। यानी कि ये जो सब्सटीट्यूशन है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये डिमिनिशिंग है, ये घटता हुआ है, इसलिए हमने ये ऑप्शन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू, मांग का नियम कहाँ पर लागू होता है। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू गिवन गुड्स, नो, दैट इज द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड, नॉर्मल गुड बिल्कुल ठीक है, ये केवल सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, नॉर्मल गुड्स पर लागू होता है। सब्सटीट्यूट गुड नो, एंड आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रिक्शंस यानी कि नाशवान वस्तुओं पर ये बिल्कुल लागू नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है नेम द गुड्स हुज डिमांड कर्व मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। नेम द गुड हुज डिमांड कर्व मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो बच्चों, ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, लेफ्ट टू राइट एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो ये कौन सी वस्तुएं हैं। पहला ऑप्शन है गिवन गुड्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो गिवन गुड्स है उनका जो मांग वक्र होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है उनका। गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड पे ये नहीं है, नॉर्मल गुड में जो डिमांड कर्व होता है वो इस प्रकार से होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स नो, और नेक्स्ट एक ऑप्शन और बचता है हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रिक्शंस यानी कि विनाशवान नाशवान वस्तुएं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें सही ऑप्शन आएगा गिवन गुड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ऑल पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, ऑन ऑल पॉइंट ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटरी। ए ऑप्शन इज राइट है बच्चों। जीरो गलत है, ग्रेटर देन यूनिटी गलत है, लेस देन यूनिटी ये भी गलत है। इसका क्या अर्थ है इसको हम डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। ऑल पॉइंट ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, देखो बच्चों जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व वो इस प्रकार की शेप में होती है, डिमांड कर्व है, और इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर, हर जितने भी पॉइंट है इसके ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ईडी जो है वो इक्वल टू 1 होती है। किसी भी पॉइंट पर आप नापोगे मेजर करोगे तो इक्वल टू 1 होगी। ओके बच्चों, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड। टोटल प्रोडक्ट नो, एवरेज प्रोडक्ट बिल्कुल सही है एपी, क्योंकि जो टीपी को अगर हम डिवाइड करेंगे क्यू से इकाइयों से तो एपी आ जाता है। तो पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज, यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट गलत है, नन ऑफ दीज भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10वां 10th जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं। व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ टोटल आउटपुट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट एज नेगेटिव इज नेगेटिव। देखो बच्चों जब ये पूछा है क्वेश्चन कि यहाँ पर आप देखेंगे ये है मार्जिनल प्रोडक्ट और ये है टोटल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट। इन्होंने क्वेश्चन किया है व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ टोटल आउटपुट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है तो उस टाइम पे यहाँ पर टीपी की क्या सिचुएशन है। तो देखो पहले ही तो मैक्सिमम हो जाता है, इसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। हम ऑप्शन देखते हैं। हैविंग रीच्ड इट्स मैक्सिमम लिमिट टोटल आउटपुट विल बिगेन टू डिमिनिश, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों ए। बी है टोटल आउटपुट विल बी मैक्सिमम, ये गलत है। टोटल आउटपुट विल बी ऑप्टिमम, ये भी गलत है। नन ऑफ दिस ये भी गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11th क्वेश्चन है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय AFC। हमने थोड़ी सी देर पहले क्वेश्चन बताया था AFC का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से उसकी शेप, यानी कि देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो देखो बच्चों AFC की शेप ये होती है
FC, और इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होती है। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा ही था। तो AFC की जो शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ए ऑप्शन ही है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इस प्रकार से होता है, ये ऐसा नहीं होता है। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी गलत है। यू शेप्ड, ये भी गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन MR इज 0 देन TR इज, क्या होगी TR इज मिनिमम? नो। TR इज 0, नो। TR इज मैक्सिमम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और TR इज इक्वल टू MR, ये भी गलत है। तो देखो बच्चों, इसको भी हम डायग्राम के द्वारा बताएंगे। व्हेन MR इज 0, ये देखेंगे बच्चों, ये है TR और ये है MR। MR जब 0 है तो TR क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आपने यहाँ पर सही ऑप्शन बताया, TR इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज प्राइस टेकर, प्राइस मेकर, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है A, प्राइस टेकर है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस डिटरमिन होता है वो इंडस्ट्री के द्वारा होता है, जहाँ पर मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई बोथ एक दूसरे को कट करते हैं और यहाँ पर प्राइस निकल कर आता है। और जो इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म होती हैं वो प्राइस टेकर होती है, इनको ये प्राइस मिलेगा। ये A फर्म है, ये प्राइस मिलेगा। ये B फर्म है, इसको भी ये प्राइस मिलेगा। और जैसे जैसे ये C फर्म है, इसको भी प्राइस मिलेगा, उसको प्राइस मिलेगा। और उत्पादन उसको करना है, फायदा रहे या लॉस रहे वो उसको देखना है। तो फर्म क्या है? प्राइस टेकर है, नोट मेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 14th क्वेश्चन है, ब्रेक इवन अकर्स व्हेन। ब्रेक इवन जो है वो कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर हम दिखाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन TR इज इक्वल टू TC। ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। TR इज ग्रेटर देन TC, ये गलत है। TR इज लेस देन TC, ये भी गलत है। TR इज इक्वल टू 0, ये भी गलत है। तो देखो बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट ये डायग्राम के द्वारा हम बताएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर है ये TR, ये है TR और ये है TC। तो जहाँ पर TR इक्वल टू TC, TR इक्वल टू TC, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो E बिंदु पर और E1 बिंदु पर क्या है? ब्रेक इवन, जहाँ पर TR इज इक्वल टू TC। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15th क्वेश्चन हमारा है 15th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एन इंडिविजुअल और फर्म हु प्रोड्यूसेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। जो बिक्री के लिए, जो भी फर्म है या कोई इंडिविजुअल है जो बिक्री के लिए उत्पादन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट, नो। प्रोड्यूसर, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, प्रोड्यूसर कहते हैं। सी कंज्यूमर और डी हाउस होल्ड। तो बच्चों ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, प्रोड्यूसर कहलाएगा, हाउस होल्ड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई कारो, पूर्ति वक्र। देखो बच्चों, जो सप्लाई कारो होती है वो इस प्रकार से होती है, पॉजिटिव स्लोप होता है उसका, सप्लाई करो का, और ये इस प्रकार से होती है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? सप्लाई करो। अब ए ऑप्शन हमारा है स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, डाउनवर्ड टू राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप अपवर्ड टू द राइट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, जैसा कि हमने चित्र में बनाया था, स्लोप अपवर्ड टू द राइट, राइट की तरफ, ऊपर की तरफ होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 17th क्वेश्चन है, इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 10%। देखो बच्चों, इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिटी, यानी कि ES इक्वल टू 1 है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय 10%। देखो बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर जो ये 10% है प्राइस में चेंज, देन हाउ मच इंक्रीज इन सप्लाई विल टेक प्लेस। तो इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर भी 10% आएगा। 10/10 हमने कट किया तो 1 आ गया। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन था 5% जो कि गलत है, बी 10% सही है, सी 15% गलत है, डी नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमिन्ड बाई। परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है कमोडिटी का वो कैसे डिटरमिन होता है? तो डिमांड फॉर कमोडिटी अलोन नो, सप्लाई ऑफ कमोडिटी अलोन नो, बोथ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन है गवर्नमेंट, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा बच्चों कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन हमने डायग्राम में दिखाया भी था कि मांग और पूर्ति की शक्तियां ही कीमत को तय करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट पीरियड द सप्लाई फुल्ली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दी चेंज इन डिमांड। चेंज डिमांड के अनुसार ही चेंज हो जाती है सप्लाई, किस पीरियड में? तो ये तो लॉन्ग पीरियड होता है। ए ऑप्शन है शॉर्ट पीरियड, गलत है। बी ऑप्शन लॉन्ग पीरियड बिल्कुल सही है बच्चों। सी वेरी शॉर्ट पीरियड, इसमें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है सप्लाई। और नन ऑफ दीज, ये है ही नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ फर्म्स डिमांड करो अंडर मोनोपोली। बच्चों परफेक्टली इलास्टिक ये पूर्ण प्रतियोगिता में परफेक्ट कंपटीशन में होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक ये बिल्कुल बेलोचदार होती है, ये नहीं आएगा। लेस इलास्टिक, अब मोनोपोली में जो मांग वक्र जो होता है वो लेस इलास्टिक होता है, तो जो मोनोपोली है वो लेस इलास्टिक, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। और मोर इलास्टिक ये गलत है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ये वाला जो शेप है ये बिल्कुल सही है, लेस इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्स एलोकेशन इज स्टडीड इन। जो रिसोर्स संसाधनों का बंटवारा, इसका जो स्टडी की जाती है रिसोर्स एलोकेशन की, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है बच्चों। तो ए ऑप्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स गलत है, बी माइक्रो इकोनॉमिक्स राइट ऑप्शन है। बोथ ये भी गलत है, नन ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो वेरिएबल। देखो बच्चों फ्लो जिसमें टाइम पीरियड होता है, फ्लो का मतलब होता है जिसमें टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड किस में होता है? कंजम्पशन में, जब हम कंज्यूम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को हमें टाइम चाहिए, तो कंजम्पशन में होता है। वेल्थ ए पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको मेजर किया जाता है। क्वांटिटी ऑफ मनी मुद्रा की मात्रा, इसको भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। नन ऑफ दीज ये नहीं है, तो बच्चों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सेक्टर इज दैट सेक्टर विच। जो वित्तीय जो सेक्टर क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि एडवांस लोन यानी कि उधार दिया जाता है और जमा स्वीकार की जाती हैं, ये दोनों ही आएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज गलत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। देखो बच्चों व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी कि मूल्यह्रास किस में इंक्लूड होता है। हम चार ऑप्शन अपने देखेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पर ए ऑप्शन है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें ग्रोस है, ग्रोस होता है सकल, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेट है इसमें नहीं है, नेट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इसमें भी नहीं है, नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ए है, ग्रोस। ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आईटी में से, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी घटाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। अब हमारा आ जाएगा NIT। ए ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स, गलत। बी टोटल एक्सपेंडिचर, गलत है। सी है नेट डायरेक्ट टैक्स, दैट इज आल्सो रॉन्ग है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एज ए रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम इज। देखो जब नेशनल इनकम की काउंटिंग की जाती है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की काउंटिंग जो है एक से ज़्यादा बार की जाएगी, मोर देन वन टाइम, दैट इज़ डबल काउंटिंग। और नेशनल इनकम में जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें डबल काउंटिंग पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट मेथड है यानी कि उत्पाद विधि में डबल काउंटिंग हो जाती है, और उससे क्या होता है कि जो नेशनल इनकम इज ओवर एस्टिमेटेड हो जाती है। देखो अंडर एस्टिमेटेड ज़्यादा बार काउंटिंग करेंगे तो नहीं होगी, करेक्टली एस्टिमेटेड बिल्कुल भी नहीं होगी, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगी। तो हमारा सही ऑप्शन ए है, ओवर एस्टिमेट हो जाती है, जितना ही अनुमान लगाना है उससे ज़्यादा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो यहाँ पर आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो देखो बच्चों, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो है, एक तो है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है प्रोडक्ट मेथड। ये 3 मेथड होती हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विच इज नॉट, नोट पूछा है तो कौन सा नहीं है। तो भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड नहीं है, क्योंकि सही ऑप्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड है और ये हम काट देते हैं। तो ये सही ऑप्शन हमारा डी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल नेशनल इनकम मीन्स, वास्तविक राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है। रियल में जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस नो, नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस नो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस स्थिर कीमतों पर। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। रियल में, वास्तव में जो इनकम होती है वो कांस्टेंट प्राइस पर होती है। नेशनल इनकम एट पास्ट प्राइस ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी में क्या होता है। गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को बदला जाता है। बार्टर सिस्टम इज इन ऑपरेशन, बार्टर सिस्टम भी होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली भी होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, बोथ ए एंड बी। मनी इज यूज्ड ये नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जो क्वेश्चन है 30वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, आप देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी इज दैट मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर नॉट इक्वल। ये ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इक्वल नहीं होती है। मोर देन ईच अदर, लेस देन ईच अदर। तो देखो बच्चों, जैसे ये सिक्का है, मान लीजिए ये 10 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का कॉइन है, यहाँ पर 10 रुपये का सिक्का है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। लेकिन जो इसके अंदर जो इसका प्रोडक्ट जो वैल्यू है, जिस प्रोडक्ट से ये सिक्का बना है वो 10 रुपये से कम है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी है। मान लीजिए वो 1 रुपये का है, इसको बनाने में 1 रुपये का प्रोडक्ट लगा और जबकि इसका रेट जो है 10 रुपीज़ है, तो दोनों डिफरेंट है, तो नॉट इक्वल वाला सही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है इन इंडिया सप्लायर ऑफ मनी आर, मुद्रा की पूर्ति करता, मुद्रा की पूर्ति करने वाले कौन हैं। तो बच्चों इसमें है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ये बिल्कुल ठीक है। एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ही हैं मुद्रा की पूर्ति करने वाले। क्योंकि देखो बच्चों, जो गवर्नमेंट ऑफ मनी है वो भी मुद्रा की पूर्ति करती है, क्योंकि 1 रुपये का जो नोट है और सभी सिक्के हैं भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। और एंटायर बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, हमारे देश की बात हो रही है, केंद्रीय बैंक है, वो 1-2 रुपये से ज़्यादा के सभी नोट जारी करता है। और रही बात क्रेडिट क्रिएशन की, साख निर्माण की, वो सारे व्यापारिक बैंक करते हैं। तो सारा का सारा एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री, इसलिए बोथ ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है। बैंक रेट है, बिल्कुल सही है, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जिस दर पर, जिस रेट पर किसी देश का सेंट्रल बैंक है अदर कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो उसको बैंक रेट करते हैं। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, ये बैंकिंग सिस्टम से, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, यानी कि नॉट कंसर्न्ड, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आएगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। कैश रिजर्व रेशो CRR, ये भी बैंकिंग से है, रिलेटेड है, तो वहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कि फिस्कल डेफिसिट नहीं है इससे रिलेटेड। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज, जो केंद्रीय बैंक है उसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कौन सा है। तो बच्चों इशूइंग ऑफ ए करेंसी, कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना। देखो जो मनी सप्लाई है, मेन क्या है कि साख का संकुचन, साख का विस्तार, तो इसको रोकना है, यानी कि कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई, जो मुद्रा की पूर्ति होती है देश में उस पर कंट्रोल करना होता है, उसको नियंत्रण करना होता है। ये किसका कार्य होता है, सेंट्रल बैंक का कार्य होता है। और इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और उनकी हेल्प से ये
मनी सप्लाई को कंट्रोल करता। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। सी है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, अंतिम ऋणदाता। ये भी इसका कार्य है लेकिन ये मेन कार्य नहीं है, इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। रेगुलेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जो व्यापारिक बैंक है उनको नियमन करना ये भी कार्य है, करेंसी को जारी करना ये भी कार्य है, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इट्स कर्व इज। देखो बच्चों, जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रॉफिट की तरफ, प्रॉफिट और इनकम्स की से रिलेटेड होता है, तो उसकी जो शेप होती है, जो कर्व होती है वो इस प्रकार से होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। इन केस ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इट्स कर्व इज ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, नो ए वर्टिकल लाइन, नो ए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ए अपवर्ड ऊपर उठती हुई स्लोप वाली कर्व है, ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की शेप है। नेक्स्ट है एज पर क्लासिकल अप्रोच इक्वलिटी और इक्विलिब्रियम बिटवीन ए डी एंड ए एस इज ए नॉर्मल सिचुएशन एंड देर इज फाउंड ए सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो बच्चों, क्लासिकल अप्रोच ये कहते थे जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को बराबर होती हैं तो हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसे बोलते थे कि ये तो है एग्रीगेट सप्लाई और ये है एग्रीगेट डिमांड, और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं तो क्या पाया जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता, बियॉन्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो तीन स्थितियाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये केन्सियन अप्रोच में पाई जाती हैं तीनों स्थितियाँ, लेकिन क्लासिकल अप्रोच में ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एमपीसी इज 1 देन मल्टीप्लायर विल बी। देखो बच्चों, ये हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और फॉर्मूले में जो पुट करके वह फर्स्ट वी पुट दिस एमपीसी इन फॉर्मूला एंड देन वी कैलकुलेट मल्टीप्लायर। ध्यान से आप देखेंगे, ए ऑप्शन है 0 नहीं, बी 1, सी 2 इन्फिनिटी, ये सही ऑप्शन है डी। वो कैसे, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये है फॉर्मूला। और फॉर्मूले में जब हमने इसको डाला 1/1 माइनस 1 इक्वल टू 1/0, यानी कि इन्फिनिटली, यानी कि अनंत लोचदार है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टांस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष जो कर है उसका कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो देखो बच्चों, इनकम टैक्स ये तो डायरेक्ट टैक्स है, ये है डायरेक्ट टैक्स, और कारपोरेशन टैक्स निगम कर ये भी डायरेक्ट टैक्स है, और डेथ ड्यूटी ये भी डायरेक्ट टैक्स है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको दूसरे पे टाला जा सकता है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी इज एन इंस्टांस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट्स। देखो बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ कौन सी होती हैं कि या तो हमारी देनदारियाँ बनती हैं या हमारा क्या होता है कि हमारे शेयर कम हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। जो हमें देना पड़ता है, जो हमारी लायबिलिटीज़ बन जाती हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो हमने पूंजीगत प्राप्तियाँ ली हैं तो उनको वापस भी करना पड़ेगा। तो टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से जो इनकम आती है वो क्या होती है, वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं होती, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ये नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिसीव्ड इन दी फॉर्म ऑफ फीस एंड पेनल्टी, ये भी नहीं है, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। और डी ऑप्शन है हमारा बोरोइंग। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि भी बोरोइंग, अगर हम कहीं से उधार लेंगे तो हमें वापस भी करना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड बैंक से, WTO से, या फिर हमने वर्ल्ड बैंक से ले लिया, IMF से उधार ले लिया, तो फिर हमें ये इसको वापस करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट्स।
तो टैक्स रेवेन्यू एंड रेवेन्यू रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ फीस एंड पेनल्टी, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये सब जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो ये तीनों ऑप्शन ही नहीं है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। क्योंकि जब हमने बोरो किया है, कहीं से उधार लिया है, तो हमारी लायबिलिटीज़ बन जाती है और हमें वापस करना पड़ेगा। ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। देखो बच्चों, जो एक्सचेंज रेट है और डिमांड है, उन दोनों में जो रिलेशन प्राइस में और डिमांड कर्व में होता है ना, वैसा ही रिलेशन होता है। तो ये जो रेट है एक्सचेंज रेट है, और ये डिमांड फॉर एक्सचेंज, ये सेम है। तो देखो इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे रेट ज़्यादा है तो कम ये जो मांग वक्र है इस प्रकार से, जैसे रेट कम होगा तो हम ज़्यादा की डिमांड करेंगे, नहीं तो कम डिमांड करेंगे। तो देखो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप है, तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, नो रिलेशनशिप ये भी गलत है, ऑल दीज ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पॉट मार्केट इज दैट मार्केट वेयर इज ओनली स्पॉट या करंट ट्रांजेक्शन्स आर इन हैंडल्ड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, ये फॉरवर्ड मार्केट होती है, वायदा बाजार होता है, और ये हमारा नहीं ऑप्शन आएगा। एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड इंस्टांटली, इंस्टांटली यानी कि देखो उसी टाइम पर, उसी समय पे एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमिन होती है, क्योंकि हाजिर बाजार है। और करंट, देखो स्पॉट या करंट ट्रांजेक्शन आर हैंडल्ड, ये पहला ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड सी, तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने देखा कि सारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो जो 40 क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन हमारा राइट है। अब इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन और कराएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है इस पेपर का, वो आप देखेंगे। इफ़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC इज 0.55, हाउ मच विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो बच्चों, APC जमा APS इक्वल टू 1, अगर ये दोनों का जोड़ 1 है तो इन्होंने पूछा हाउ मच विल बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हमने क्या निकालना, APS, तो 1 माइनस में APC, तो 1 में से हमने 0.55 घटाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.45। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक लास्ट बचता है, ये भी हम इसमें कराना चाहेंगे। कैलकुलेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन्होंने GDP एट मार्केट प्राइस हमसे पूछा है, हमने क्या निकालना है, GDP एट MP, और वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने देखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये हम लेंगे क्योंकि MP है, मार्केट प्राइस पर है, तो ये भी हम लेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पर G है, ग्रोस है, तो ये भी हम लेंगे, डेप्रिसिएशन भी ले लेंगे। और रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेज एंड सैलरीज, देखो बच्चों कर्मचारियों का पारिश्रमिक इसको हम बोलते हैं, वेजेज एंड सैलरीज भी हम लेंगे। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षाओं में जो एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी शामिल हो गया। ये दोनों हमारा हो गया कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। और साथ में हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट आता है, प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट आता है, ये तीनों भी यानी कि टोटल ये सभी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे बच्चों, क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो देखो 38 और 34 और 8 और 4 8 और 4 12 है, यहाँ पर 3 और 3 6 और एक ये 7, ये हमने लिया। साथ में हमने लिया 10 प्लस, देखो हम कैसे लेंगे, 38 जमा 34 जमा प्लस 10 ऐड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमने लिया 25 ऐड 20 ऐड 170 ऐड 30 इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गए 200 और ये हमारे हो गए 20 और 10 30, ये 55 हो गए 55,
और ये हमारा हो गया 8 और 4, ये हमारे हो गए 72। हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 यहाँ पर हो गया 7, और 7 और 5 12, और 2 14, यानी कि 147। एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा 72 है, 5 है, ये 5 और 2 7, ये हमारा आ गया 7 और 5, देखिएगा एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर दोबारा से एक बार देखेंगे 72, 55 और 200, 5 और 2 7 है, 7 और 5 12 है, 2 और 1 3 है। तो हमारा यहाँ सही आंसर है 327, यानी कि 327 इन करोड़। ये रुपीज़ 327 करोड़ में लिखना है बच्चों, तो ये हमारा था रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है 327 करोड़ रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है, कुछ और न्यूमेरिकल्स कराए हैं और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू बच्चों।